इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू फोर्स इन 1 सितंबर 1872। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 सितंबर 1872 में फोर्स में आया था। इट इज़ अप्लाई टू होल कंट्री। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, पर अब अमेंडमेंट के बाद अब वो जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होता है। पूरे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है। The contract apply only to those agreement which are valid and enforceable by law. कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन्हीं एग्रीमेंट पे इन्फोर्स होगा जो कि वैलिड हो और इन्फोर्सेबल हो लॉ के द्वारा। अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहाँ पे एक एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होना चाहिए लॉ के द्वारा। Meaning and nature of contract. Every one of us enter into various contract in our daily life, although we may not realize it. हम में से हर कोई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे ना कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है और वो हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। व्हेन अ पर्सन बाय पेन, कोई व्यक्ति कोई पेन ले, लैंड बुक, किसी को बुक उधार दे, अपने फ्रेंड को चाहिए, टेक सीट इन द बस, goes to restaurant, has snack, all these and many similar situations are contract is needed. इन सारी एक्टिविटीज़ में और सिमिलर एक्टिविटीज़ में हमें कॉन्टैक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ऑल्सो मेनी कॉन्ट्रैक्ट है आर एंटर टू बाय बिजनेसमैन इन इंडिविजुअल कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। और बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है बिजनेसमैन के द्वारा भी एंटर करते हैं एक दूसरे के बिजनेस गुड प्रोडक्ट्स को बाय सेल करने के लिए। Thus, the law of contract applicable not to business community only but also to other। जिस कारण जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ और सिर्फ किसी बिजनेस कम्युनिटी या रिच पीपल तक ही सीमित नहीं है, वो पूरी होल कम्युनिटी को और सब पे अप्लाई होता है। इट टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। वो हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू को छूता है क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता पड़ती है। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट confine itself to enforcement of voluntary created civil obligation and not cover the whole range of obligation। जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अपने आप को समिति रखा है कहाँ तक, सिर्फ उन्हीं एग्रीमेंट से जो कि लॉ के द्वारा कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है, जो कोई सिविल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करते हैं। अगर आपने उनको फुलफिल नहीं किया तो फिर आप उसको स्यू कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। सिर्फ उन्हीं तक जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सीमित है। Definition of contract. A contract is an agreement made between two or more parties which the law will enforce। Contract एक agreement होता है दो या दो से ज़्यादा parties के बीच में जो कि law के द्वारा कोर्ट के द्वारा enforceable है। According to section 2H, सेक्शन 2H हमारा जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेड एक्ट में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल है लॉ के द्वारा। एन एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ ऑफर by one party and its unqualified acceptance by the other party। कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आता है? कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है जब एक पार्टी आपको ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है बिना किसी कंडीशन के, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने प्रपोज किया कि वो सेल करेगा अपनी कार को 20,000 रुपीज़ में। एज सुन एज बी सिग्निफाई हिज एसेंट टू दैट प्रपोजल, अ कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस बिटवीन ए एंड बी। The parties who enter into an agreement must agree upon the same subject matter in the same sense and same time। जो पार्टीज एग्रीमेंट में एंटर करती हैं उनको एग्री करना होगा सेम चीज़ पे सेम सेंस में। मतलब जैसे कि ए ने कहा कि वो अपनी कार बेचेगा, तो बी को भी लगना चाहिए कि वही कार वो खरीदेगा। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कन्फ्यूज़न है तो वो कॉन्सेस एट ईदम नहीं होगा। कॉन्सेस एट ईदम का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड। कॉन्ट्रैक्ट का होने के लिए ऑफरी और ऑफर जो कि हमारे हैं उनकी मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही ओन्स अ फिएट कार ऑफर टू सेल वन ऑफ कार टू एक्स। ए बहुत सारी कार्स को ओन करता है, उसने ऑफर किया कि अपनी उसकी जो कार एक्स है वो सेल करेगा बी को, अपनी कार एक्स बेचेगा 40,000 रुपये में। बी एग्री टू बाय द कार एट द प्राइस थिंकिंग दैट ए इज सेलिंग दी वाई कार। ए ने हाँ कर दिया कि वो कार खरीदेगा, पर यहाँ सोच के कि ए वाई कार को बेच रहा है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा बायर है और जो हमारा सेलर है इन दोनों के बीच में
कंसेंस एट ईडम नहीं है, देयर इज नो कंसेंस एट ईडम बिटवीन दी सेलर्स एंड बायर, जिस कारण यहाँ पे हमारा जो एग्रीमेंट है वो फॉर्म नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर वो फ्री कंसेंट से किए जाएं। फ्री कंसेंट मतलब जो आपकी कंसेंट है, आपकी हामी है, इच्छा है, वो फ्री हो, किसी के दबाव में ना हो, किसी के प्रेशर में ना हो, धमका के ना ली गई हो, ना भूल से हो, तो वो फ्री कंसेंट कहलाती है। ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट मतलब एलिजिबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फॉर द लॉफुल कंसिडरेशन, किसी लॉफुल कंसिडरेशन के लिए जो चीज़ आपको बदले में मिल रही है वो लॉफुल हो। एंड द लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट हो वो लॉफुल हो। एंड नॉट डिक्लेयर वॉइड बाय एनी लॉ, और किसी भी लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर ना हो। जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है हमारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि कौन से एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं या कौन से वो एलिमेंट है जो होने चाहिए हमारे किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। पहला हमारा एलिमेंट है लीगल एग्रीमेंट। एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट दिस इन्वॉल्व टू पार्टीज, वन पार्टी मेक्स ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टेड। एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें दो पार्टीज होनी चाहिए, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। एक पार्टी जो ऑफर देती है, दूसरी पार्टी जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। दूसरा एलिमेंट है क्रिएट a legal relation, intention to create legal relation. The parties must intended to create a legal relationship. जो पार्टीज के पास इंटेंशन होना चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशन को क्रिएट करें। एन एग्रीमेंट ऑफ सोशल, मोरल, रिलीजियस, नेचुरल डू नॉट competent a legal relation, therefore they do not give rise to a contract। जो एग्रीमेंट होते हैं जिनका नेचर जो होता है वो सोशल हो, मोरल हो, रिलीजियस हो या डोमेस्टिक नेचर के जो एग्रीमेंट होते हैं वो हमारे लीगल रिलेशन को राइज नहीं करते हैं, जिस कारण हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है। So, a agreement to go to see a movie or have a lunch together does not create a legal objection। जिस कारण जैसे कि कोई वादा कर लिया कि पापा ने वादा कर लिया कि वो बेटे को गाड़ी देगा, या फिर आपने मूवी देखने का वादा कर लिया कि साथ में लंच करेंगे, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट नहीं करता है। इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशंस। Similarly, the agreement between the husband and wife do not intend to create any legal objection। उसी प्रकार जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है, मतलब जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का जो इंटेंशन होता है वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट नहीं करता है। इसका एक फेमस केस है, लैंडमार्क केस है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में हर बार आता है। ऑन द इंग्लैंड On leaving England for Ceylon, the husband agreed to pay £30 to his wife every month till she remained in England। इस केस में क्या होता है, एक हस्बैंड एंड वाइफ कपल होते हैं, वो इंग्लैंड में छुट्टियां मनाने जाते हैं। सिलोन, सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। पर जो वापस आते समय जो वाइफ की तबीयत है वो ख़राब हो जाती है, जिस कारण वो डिसाइड करती है कि वो वहीं पर रहेगी। तो हस्बैंड एग्री करता है कि वो £30 पे करेगा अपनी वाइफ को हर मंथ जब तक वो इंग्लैंड में है। As he failed to send the promised amount regularly, the wife sued him the recovery amount। जैसे जैसे जो हस्बैंड था वो फेल हो गया पैसे देने में, चूक हो गई उससे, तो वाइफ ने सूट कर दिया रिकवरी अमाउंट के लिए। वाइफ ने वो केस फाइल कर दिया कोर्ट में कि रिकवरी करने के लिए अमाउंट को। But her suit was dismissed on the ground that it was informal agreement। पर जो इसका सूट था, केस था, उसको डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, ये कहकर कि जो कोर्ट बेस है ये आपका ये केस, वो है ग्राउंड ऑफ इनफॉर्मल एग्रीमेंट। एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट है और इसमें कोई इंटेंशन नहीं थी हस्बैंड की लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की आपके साथ। अब तीसरा हमारा एलिमेंट है कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज। द पार्टीज मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट एज रिगार्ड age and understanding। According to section 11 के according every person is competent to contract who is age of majority, sound mind, not disqualified from entering into contract by any law which he is subjected to। हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ये कहाँ लिखा है, ये सेक्शन 11 में लिखा है। अगर वो एज ऑफ मेजॉरिटी है, मतलब अगर वो 18 साल से ऊपर का है, साउंड माइंड का है, मतलब वो पागल नहीं है, उसका मेंटली हालत सही है, मेंटली स्टेबल है, और नॉट डिस्क्वालीफाई बाय एनी लॉ, और किसी भी लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, तो वो खुशी खुशी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। The parties to contract which may be due to minority, lunacy and idiocy or status cannot enter into contract।
जो पार्टीज जिनका स्टेटस माइनॉरिटी है, 18 साल से कम के हैं, लूनेसी है, मतलब कुछ समय के लिए सही रहते हैं, कुछ समय के लिए पागल रहते हैं, जिनकी मेंटली हालत स्टेबल नहीं है, या ईडीएसई है, जिनकी मेंटल कंडीशन 3 साल से कम बच्चे की उम्र की है, इन सारे स्टेटस की हैं, वो केपेबल नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। If the parties suffer from any of these flaws and the agreement which such a person is void and not enforceable except in certain cases, अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर है उसमें, तो जो हमारा एग्रीमेंट है वो उस पर्सन के साथ void हो जाएगा और वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा कोर्ट के द्वारा, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। हमारा चौथा एलिमेंट है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन हमारा सेक्शन 23 में है। सेक्शन 23 बात करता है द एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन ऑन दी बोथ साइड। सेक्शन 23 कहता है जो एग्रीमेंट है उसकी दोनों तरफ कंसिडरेशन होनी चाहिए। ईच पार्टी टू द एग्रीमेंट मस्ट गिव और प्रॉमिस समथिंग और रिसीव समथिंग। जो लोग पार्टी होती हैं एग्रीमेंट की, वो या तो कुछ उनको देना पड़ता है उनको, या तो कुछ प्रॉमिस करना पड़ता है समथिंग। वो कोई भी बेनिफिट हो सकता है, कोई भी लॉस, कोई प्रॉपर्टी, मनी, कुछ भी हो सकता है वो। कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। द कंसिडरेशन इज द प्राइस विच द promisee ऑफ द अदर सॉर्ट। कंसिडरेशन एक प्राइस होता है जो कि जो दूसरी पार्टीज को जो चाहिए होता है। हाउएवर द प्राइस नीड नॉट टू बी इन टर्म ऑफ मनी। जरूरी नहीं है कि प्राइस सिर्फ टर्म्स ऑफ मनी में हो। इन द केस ऑफ प्रॉमिस इज नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, अगर जो हमारा जो कंसिडरेशन से जो सपोर्ट नहीं करता है किसी भी अगर हमारे एग्रीमेंट को या प्रॉमिस को, तो फिर प्रॉमिस विल बी नुन पैक्टम, अब बेयर प्रॉमिस, अब बेयर प्रॉमिस हो जाएगा, प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन हो जाएगा। एंड सेल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होगा। मोरओवर द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। कंसिडरेशन हमारा रियल और लॉफुल होना चाहिए। ये नुंडम पैक्टम एक इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है जिसका मतलब है अब बेयर प्रॉमिस। पांचवा हमारा एलिमेंट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट हमारी सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी है, डिफाइंड है। द कंसेंट ऑफ द पार्टी मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन। जो कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की वो फ्री एंड जेन्युइन होनी चाहिए। द पार्टीज मस्ट हैव एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ देयर ओन फ्री विल। जो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होनी चाहिए, एग्रीमेंट में एंटर होनी चाहिए उनकी खुद की स्व इच्छा से। द कंसेंट अप्लाई टू एन एग्रीमेंट अपॉन द सेम थिंग एंड द सेम सेंस। कंसेंट का मतलब होता है, कंसेंट हमारी सेक्शन 13 में है जो कहती है कि पार्टीज एग्री होनी चाहिए सेम थिंग में, सेम सेंस में। कंसेंस एट ईदम होना चाहिए पार्टीज के बीच में, उनका मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। वहीं फ्री कंसेंट जो सेक्शन 14 में है कहती है कंसेंट विच इज नॉट वायलेटेड बाय कोर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। फ्री कंसेंट वो होती है जो इन्फ्लुएंस नहीं होती है कोर्सियन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक से। इफ कंसेंट इज obtained by any of the above four factors except the mistake, then the contract is voidable at the option of parties whose consent is not free. The party can either reject the contract or accept it. पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है, ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है जिसके साथ रॉन्ग हुआ है। इफ द एग्रीमेंट इज इंड्यूस्ड बाय द म्यूचुअल मिस्टेक, द एग्रीमेंट इज void। अगर एग्रीमेंट एक म्यूचुअल मिस्टेक के कारण हुआ है, पार्टी ए और पार्टी बी दोनों की मिस्टेक के कारण अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो वो एग्रीमेंट void होता है। हमारा सिक्स्थ एलिमेंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये सेक्शन 23 में डिफाइन है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। जो ऑब्जेक्ट होता है एग्रीमेंट का वो लॉफुल होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट वुड बी अनलॉफुल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, fraudulent, cause injury to the person or property of another, immoral, oppose the public policy। ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कहलाएगा अगर वो फॉरबिडन है लॉ के द्वारा, फ्रॉडलेंट है, कॉज करता है इंजरी को किसी पर्सन को, प्रॉपर्टी को, या इमोरल है या अपोज करता है पब्लिक पॉलिसी को, तो वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल द एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। हमारा सेवेंथ एलिमेंट है सर्टनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर्टनिटी ऑफ मीनिंग हमारा सेक्शन 29 में है एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हमारा सेक्शन 56 में है। ठीक है, ये कहता है
द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जो टर्म्स होती हैं एग्रीमेंट की वो सर्टेन हो और केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस हो। द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, जो मीनिंग है एग्रीमेंट की सर्टेन हो, केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन हो, केपेबल हो कि वो सर्टेन हो जाए। द एग्रीमेंट विल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, अगर वो केपेबल नहीं है सर्टेन होने का तो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए एग्री टू सेल बी 100 लीटर ऑफ ऑयल, अगर ए एग्री करता है कि वो सेल करेगा बी को 100 लीटर ऑफ ऑयल सेल करेगा ₹10 पे, द एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं है क्योंकि देर इज नथिंग टू शो द टाइप ऑफ ऑयल बीइंग सोल्ड, क्योंकि ये कुछ बता ही नहीं रहा कि कौन से टाइप का ऑयल हमें बेचना है या सोल्ड होगा, जिस कारण ये सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं देता है और ये इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म करना। हमारा एट्थ एलिमेंट है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वॉइड। द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज वॉइड, एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ के द्वारा। इन्फोर्सबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट ऑल्सो डिपेंड अपॉन whether it is expressly declared void by any law in force in the country or not। जो इन्फोर्सबिलिटी है लॉ के द्वारा लागूता जो है किसी एग्रीमेंट की डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि वो कंट्री के किसी लॉ को ब्रेक तो नहीं करा है, उसके द्वारा वॉइड तो नहीं है। There are certain types of agreement which has been expressly declared void by the act। कुछ certain types के agreement हैं जो expressly void declare किए गए हैं एक्ट के द्वारा। ये हमारा सेक्शन 24 से सेक्शन 13 आते हैं, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर void। जैसे कि हमारा रिस्ट्रेन फ्रॉम मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग, wagering agreement and the agreement with uncertain meaning। In such cases, if the agreement possesses all these elements of the valid agreement, it is not enforceable by law। ठीक है, अब हमारा नौवा एलिमेंट है अनलीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, द प्रिस्क्राइब लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे कि रिटन हो, रजिस्टर हो, स्टैम्प हो, एल्सेक्ट्रा मस्ट बी ऑब्जर्व ओवर द रिक्वायर्ड, वो जरूरी है। द एग्रीमेंट में भी ओरल, एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, मुंह से बोला जा सकता है जिसको हम एक्सप्रेस बोलते हैं। ठीक है, और यह रिटन हो सकता है, यह एग्रीमेंट हमारा है इम्प्लाइड हो सकता है, पर इम्प्लाइड एग्रीमेंट में हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं आती है। whether it is in written हो and must be comply with the necessary legal formalities पूरी हो, जैसे कि राइटिंग में हो, स्टैंपिंग हो, रजिस्टर हो, एटेस्टेशन हो। some of the agreement required in writing, कुछ एग्रीमेंट नेसेसरी होते हैं कि वो लिखित में हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अगर आपको इंश्योरेंस का है उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एब्रिट्रेशन हो गया, एग्रीमेंट और दोज रिलेटेड टू लैंड, एग्रीमेंट जो जमीन के से और बिल्डिंग से रिलेटेड होते हैं। सच कॉन्ट्रैक्ट विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड आर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू immovable property, promise made without consideration out of the natural love and affection between the near relation, etc. If the agreement does not comply with the legal formalities, then it cannot be enforced by the law।